लेकिन जब कोई ज़्यादा एज का बंदा आएगा तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। हो सकता है दिस कैन मेक और ब्रेक द डिसीजन कि भाई इसी की बेस पे डिपेंड डिपेंड करेगा कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोनों एस्पेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि यहाँ की लाइफ को जितना बेहतर हो सकता है एटलीस्ट मेरे नज़रिए से वो मैं समझा सकूँ। उसके बाद जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने की, अगर उनको आना है और आगे भी लोग प्लान करते रहेंगे, जो पाकिस्तान के हालात हैं लोग निकलना चाहते हैं, तो रहनुमाई हो सकती है। हो सकता है उनको बेहतर कोई मुतबादिल मिल जाए, ये देखे कि नहीं यार यूके में तो इतने चैलेंजेस हैं, मे बी किसी और कंट्री को देख लेते हैं जहाँ पे शायद ऐसा कुछ नहीं है। झूठ। यूके इज़ द बेस्ट कंट्री। खुद तो यूके में बैठा हुआ मज़े कर रहा है, दूसरों को आने के लिए डिस्करेज कर रहा है। हिपोक्रेट। यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है एनएचएस, वो तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल से क्यों कंपेयर कर रहा है। और लोग जब नए नए यूके आते हैं तो अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उस तरह की वीडियोस बनाते हैं। और अगर यूके इतना ही बुरा है तो छोड़कर वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। ये चंद कमेंट्स हैं जो जिन्होंने मेरी ज़्यादा तवज्जो ली पिछली एक वीडियो पे जो मैंने की थी, जिसका टाइटल था यूके से ज़िंदा भाग। और मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो भी यही है। और ये मैंने जब कमेंट्स देखे तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक रिस्पांस बनता है, तो आज की वीडियो में ये रिस्पांस रिकॉर्ड करूँगा। पहले मुख्तसर सा तारुफ़, मेरा नाम फ़ारूक बलोच है और मैं यूके में 3 साल से मुकीम हूँ। पहले 10 महीने पढ़ाई की है, फिर तकरीबन 2 साल के करीब हो गया मुझे यहाँ पे काम करते हुए। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाई थी, जो 3 साल मेरा यहाँ रहने का एक्सपीरियंस है। और बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट्स आए हैं, कुछ काफ़ी क्रिटिकल थे, इसलिए मैं ये जवाब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए, यूके क्यों नहीं छोड़ देता? ये जो कोई डिसीजन लेना होता है हमेशा, उसमें जो चॉइसेस होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो गुड वर्सेस बैड ही हो। कभी कभी बैड वर्सेस वर्स भी होता है या बेटर वर्सेस बेस्ट भी होता है। और इवन ऐसी सिचुएशन में भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरे लिए बेस्ट है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी बेस्ट हो सकता है आपके लिए वो वर्स हो। इसी तरह जो मेरे लिए नॉर्मल है वो हो सकता है आपके लिए बेटर हो, इवन बेस्ट हो। सो ये बेसिकली आप जनरलाइज नहीं कर सकते। हर किसी के लिए उसके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसीजन होता है कि वो क्यों रह रहा है या वो क्यों छोड़ के जाना चाहता है। आगे बात करते हैं, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं यूके क्यों आया और वहाँ पर भी यही चीज़ थी, जो मैंने कहा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं जब 5 साल से कोशिश कर रहा था तकरीबन, क्योंकि मेरी बहुत दीना ख्वाहिश थी एज ए बिज़नेस जर्नलिस्ट कि मैं वॉल स्ट्रीट कवर करूँ, न्यूयॉर्क सिटी में मेरी जॉब हो, वहाँ पर जाऊँ। पाकिस्तान से तो किसी ने मुझे हायर करना नहीं था, इतनी तो स्किल्स थी नहीं मेरी, तो एक रास्ता बचा था कि स्टूडेंट बन के जाएँ, पढ़ाई करके और फिर वहाँ जॉब मार्केट में एंट्री मार दें। तो 5 साल की कोशिशों के बाद मुझे फाइनली कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई, उनके जर्नलिज्म स्कूल में, जो कि दुनिया के बेहतरीन जर्नल स्कूल्स में माना जाता है, बल्कि शायद नंबर 1 कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हाउस ऑफ पुलित्ज़र जो सबसे प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म अवार्ड है, वो भी कोलंबिया में ही ऑर्गेनाइज होता है, इसको होम ऑफ पुलित्ज़र कहते हैं। प्लस द बिगेस्ट अपसाइड इज़ कि आप ग्रेजुएट हो गए कोलंबिया से और सीधा वॉल स्ट्रीट पे जॉब कर सकते हैं। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस एज अ कोलंबिया ग्रेजुएट आपको कोई ना कोई हायर कर लेगा। सो ये बहुत बड़ी अपसाइड थी। ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे 40,000 यूएस डॉलर की स्कॉलरशिप मिली, जो आज की तारीख में 1 करोड़ 10 लाख बनते हैं तकरीबन। तो ये सब कुछ देखा जाए तो ये तो बड़ा बेस्ट ऑप्शन लगता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो मेरे लिए बेस्ट है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए हो, या दूसरों को बेस्ट लग रहा हो, जैसे बाहर से देख के आपको लग रहा हो शायद वो मेरे लिए बेस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये जो 40,000 की स्कॉलरशिप थी, इसके बावजूद मेरे प्रोग्राम की 50% कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही थी। अब मैं 40 साल की एज में अपने ऊपर मज़ीद 40-45 हज़ार डॉलर डॉलर ख़र्च करता, वो भी एक ऐसी डिग्री पे जो मुझे पढ़नी नहीं है। जर्नलिज्म मुझे पहले से भी आता था, मैं 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने डिग्री भी ली हुई थी, तो मुझे पढ़ने के लिए नहीं जाना था। मैं तो इस पढ़ाई को यूज़ कर रहा था एज अ स्टेपिंग स्टोन टू एंटर द वॉल स्ट्रीट और वहाँ की जो यूएस की जॉब मार्केट है, इंटरनेशनल फाइनेंस में एंट्री मारना चाह रहा था। तो ये पैसे खर्च करता, कुछ गलत हो जाए, मेरे पैसे फंस जाएँ और रिकवरी भी ना हो, तो मुझे तो ये वायबल नहीं लगा। बट एट द सेम टाइम मैंने सिर्फ यूएस में नहीं अप्लाई किया था, कुछ और जगहों पे भी किया था। तो लंदन में सिटी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था मार्जरी डीन फेलोशिप के लिए, वो भी मेरी हो गई। और कंपेयर टू द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन था, मार्जरी डीन वालों ने मुझे 90% स्कॉलरशिप दी, जिसमें तकरीबन £10,000 वो स्टाइपेंड दे रहे थे, लिविंग स्टाइपेंड वजीफ़ा। और साथ में उन्होंने मेरी 100% ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर दी। तो टोटल 31,000 के पाउंड के करीब ये स्कॉलरशिप थी, जो कि अगेन 1 करोड़ से ऊपर बनते हैं आज की तारीख में। सो साथ में ये है कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि जो यूएस का प्रोग्राम था वो 2 साल का था, मतलब मैं 2 साल सिर्फ पढ़ाई करता और जॉब नहीं कर पाता, तो आई वुड लूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी। ये 10 महीने का प्रोग्राम था, तो शॉर्ट प्रोग्राम था, इंटेंस था। और ये सारी चीज़ें देखें, प्लस इट वाज़न्ट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि ठीक है यूएस इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, न्यूयॉर्क में बैठ के आप जॉब करें वो तो एक ड्रीम ही होता है हर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट का। बट लंदन इज़ द सेकंड बिगेस्ट ऑप्शन, सेकंड बेटर ऑप्शन, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जिसको आप कह लें।
तो दुनिया का दूसरा बड़ा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है। मैंने कहा चलो ये इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 10% अपनी कॉस्ट, जो कि क्योंकि मेरा रेंट मेरे स्टाइपेंड से कवर हो रहा था, फ़ीस माफ़ हो गई थी और जो खाने पीने का खर्चा था, उतनी सेविंग्स तो मुझे लगा था कि मैं अपनी गाड़ी से बेच के थोड़े बहुत पैसे लेकर आ जाता हूँ, और वही मैंने किया। तो मैं यहाँ पर आ गया और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो ऑन रिफ्लेक्शन मुझे आज भी लगता है ये बेहतर फ़ैसला था, क्योंकि यूएस, जैसे आपको शायद बाहर से सुन के लग रहा हो कि यार क्या मिस कर दिया, वॉल स्ट्रीट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी लोगों का ख्वाब होता है प्लस स्कॉलरशिप। बट मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी जो पर्सनल सिचुएशन थी या जो मेरे सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से वो अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगा यूके आना बेहतर होगा, और आई एम वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन। अब ये तो था एक शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट रिएक्शन था उन कमेंट्स का जो मेरी वीडियो पर आए। कमेंट्स पे आने से पहले एक इंसाइट आपसे शेयर कर लूँ कि चैनल मैं ऑन करता हूँ तो एनालिटिक्स देखता हूँ। 20 मिनट की तकरीबन वीडियो थी, जिसका एवरेज ड्यूरेशन जो था वो तकरीबन 4 मिनट आ रहा था, यानी ऑन एवरेज लोगों ने 4 मिनट से ज़्यादा नहीं देखी। तो बहुत सारे कमेंट्स जो मैंने पढ़े, मैं बहुत सरप्राइज़ था, क्योंकि अगर उन्होंने पूरी वीडियो देखी होती तो शायद वो ये कमेंट्स नहीं करते, क्योंकि उनके जवाब मैंने वीडियो के अंदर दिए हैं आगे जाके। बहरहाल, कमेंट्स पे आते हैं, पहले तो ये वीडियो मैंने बनाई क्यों? देखें, हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तान से यूके आ रहे हैं और जगहों पे भी जा रहे हैं। मुझसे लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक, इधर-उधर मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं। पर्सनली लोग जो जानते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं कि बताएँ हमें यूके के बारे में कैसा है। और इनफैक्ट हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मुझसे पूछ रहा होता है कि मुझे गाइड करें कि आऊँ कि नहीं आऊँ। तो मुझे लगता है कि जब किसी को बताना ही है तो जो सारी रिसर्च मैं करूँ और देखूँ, तो वो बजाय मैं किसी को प्राइवेटली बताऊँ, पब्लिक वीडियो बना के डाल देनी चाहिए, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, हर बंदा जान सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं अकेला नहीं कर रहा, बहुत लोग कर रहे हैं। बहरहाल, मैं दूसरों की तो बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँगा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जो रह रहा हूँ 3 साल हो गए मुझे, तो मुझे अपने सारे एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करने चाहिए वन बाय वन, ताकि लोग उससे बेनिफिट लें, लोगों को समझ में आए कि यहाँ लाइफ किस तरह की है। और मैं दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव कर रहा हूँ। जिन्होंने सिर्फ ये वीडियो देखी है उनको शायद ऐसे ही लगेगा, लेकिन हर वीडियो में मैं सारी बातें नहीं बता सकता। मैंने यहाँ जो अच्छे, यानी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी बात की है, जैसे अर्निंग के हिसाब से। और उसके अलावा मैंने जो यहाँ के कम्युनिटी पार्क्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई है। बहुत अरसे पहले मैंने यहाँ के साइकिलिंग के ऊपर, जब मैं मज़दूरी करता था, आप कह लें ब्लू कॉलर जॉब करता था, फूड डिलीवरी वाली, तो वो मज़दूरी की जॉब पाकिस्तान की एडिटर की जॉब से मुझे क्यों बेहतर लगती थी, कितना अच्छा फ़ील होता था मुझे। मैंने उसके ऊपर भी किया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं। साथ में मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है कंपेयर टू कराची, वो कितना बेहतर है, उसके ऊपर भी वीडियो की। इसी तरह मैंने कुछ और एस्पेक्ट्स पे भी किया, जैसे ये जो एनएचएस वाली वीडियो थी, हेल्थ केयर यहाँ पे कितना बुरा है। साथ में मैंने एक यहाँ के वेदर के ऊपर भी वीडियो की कि इनफैक्ट अभी फ़िलहाल तो धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह से ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो यहाँ का वेदर बड़ा डिप्रेसिंग है। तो दोनों एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ताकि यहाँ की लाइफ को जितना बेहतर हो सकता है एटलीस्ट मेरे नज़रिए से, वो मैं समझा सकूँ। उसके बाद जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने की, अगर उनको आना है, और आगे भी लोग प्लान करते रहेंगे, जो पाकिस्तान के हालात हैं, लोग निकलना चाहते हैं, तो रहनुमाई हो सकती है। हो सकता है उनको बेहतर कोई मुतबादिल मिल जाए, ये देखे कि नहीं यार, यूके में तो इतने चैलेंजेस हैं, मे बी किसी और कंट्री को देख लेते हैं जहाँ पे शायद ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आगे भी बनाता रहूँगा, मेरी बड़ी लंबी चौड़ी पाइपलाइन है, जिसमें यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं और जो मुझे बुरी लगती हैं, जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे लगता है डिसअपॉइंटिंग है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से, और जो वाकई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो सोच कर आए थे वाकई बहुत अच्छा है, तो वो भी मैं तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। भाई, ये जो लोग नए नए यूके आते हैं, ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये बहुत इंसेंसिटिव कमेंट है, इसको मैं ख़ास तौर पे मेंशन करूँ, जो साहब भी है जिन्होंने कमेंट किया, यार मैं अपनी फैमिली की एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितनी तकलीफ़ से गुज़री है और उसको पाकिस्तान मुझे भेजना पड़ा है। ये आसान चीज़ नहीं है। मेरे पास, मैंने वीडियो में भी कहा था उसमें, कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ। 7-8 महीने फर्स्ट कंट्री, वर्ल्ड कंट्री में रह के आप तरस रहे हैं इलाज को, और प्राइवेट इलाज इतना महंगा है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। जिन पे गुजरती है उनको पता होता है। इस तरह का कमेंट करना, जब आप बंदा अपनी पर्सनल एग्जांपल दे रहा है, तो ये बहुत सेंसिटिव होता है। आप कमेंट करने का भी तरीका होता है, अगर आप देख के कमेंट करें, आप कंटेंट पे क्रिटिसाइज़ करें, पर्सनल अटैक करना ये मुझे नहीं लगता कि सही है। और अब आ जाते हैं कि स्टोरी टेलिंग वीडियो क्यों बनाई। देखिए, मैंने बता तो दिया, बट स्टोरी टेलिंग मेरा पैशन है। मैंने अपना करियर जो है वो यूट्यूब से स्टार्ट नहीं किया। ये सोशल मीडिया वाले जो चैनल्स और जो ऐप्स आ गई हैं, इनसे बहुत पहले से मैं जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले अखबारों के लिए लिखता रहा हूँ, वहाँ भी स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज़ लिखना, रिपोर्ट्स बनाना, उसके बाद मैगज़ीन के लिए, और इवेंचुअली समा मनी के थ्रू मैं जो डिजिटल ऑडियंस थी या टीवी की ऑडियंस थी, उसको भी कैटर कर रहा था। तो स्टोरीज़ बताना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। और जब मुझे टाइम मिलता है, मैं अपने चैनल पे, मुझे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है जिस पे लोग मुझसे पूछते हैं या जानना चाह रहे होते हैं, मैं उस पे वीडियोस बना देता हूँ। लेकिन ये चैनल जो है वो मुझे कोई फीड नहीं कर रहा, मेरा किचन नहीं चलता इससे। आप देख लें, बाज़ औक़ात एक वीडियो बनाने के बाद मैं 3-3 महीने सो जाता हूँ, 6-6, 8-8 महीने सो जाता हूँ। व्यूज़ लेने वाले इतना टाइम नहीं लगाते, और मेरे लिए बड़ा आसान है
कि मैं आज जो अर्न कर रहा हूँ और मैं हाई फाइनेंस कवर करता हूँ, मैं बड़ा फेक करके चीज़ों को दिखा के व्यूज़ ले सकता हूँ। बट मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बहुत रिगरस एडिटर्स ने ट्रेन किया है पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जितना प्रोफेशनली आप वीडियो बना सकें, जितनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ बना सकें, आप जितनी बैलेंस करके बना सकें आप बनाएं। तो आप मुझे ये बताएं, एक तो ये होता है कि आप कह रहे हैं वीडियो ही गलत है, एक होता है कि वीडियो के अंदर गलतियाँ हैं, क्योंकि दोनों बातें अलग हैं। एक तो आप पूरी वीडियो को ही कह रहे हैं गलत है, दूसरा आप कह रहे हैं कि इसमें गलतियाँ हैं। पहले वाले केस में अगर आप गलत हैं तो आप बता दें किस फैक्ट को आप चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो सारा डेटा क्रेडिबल सोर्सेज से लिया है। जैसे ONS जो यहाँ पे इनकी ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, उनकी वेबसाइट से डेटा लिया है, NHS की अपनी वेबसाइट से डेटा लिया है, फिर और जो UK गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे डेटा लिया है, प्लस जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स भी है, गार्जियन, BBC, इंडिपेंडेंट, बहुत ही क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ से मैंने ये रिपोर्ट्स और एग्जाम्पल्स कोट्स किए हैं। तो अब मुझे बता दें कि इसमें इससे बेहतर तरीका क्या है किसी रिपोर्ट को बैक करने के लिए। आप किस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, आप मुझे बता दें कौन सी चीज़ गलत है। और अगर आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में गलतियाँ हैं तो आप हाईलाइट करें जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं। मैंने जो पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी NHS की, और फिर मैंने कहा कि फैमिली ने पाकिस्तान में प्राइवेट इलाज करा लिया, 2 दिन के अंदर हो गया। लोग कह रहे हैं कि ये एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन कर रहा है, मतलब कि मवाजना बनता नहीं है। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ ये एक्सेस की बात कर रहा हूँ कि एक्सेसिबल है कि नहीं है। और फिर कंपैरिजन वैसे भी पब्लिक हेल्थ केयर से भी नहीं बनता पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सिस्टम है और जो यहाँ का सिस्टम है, फ़र्क है। यहाँ के सिस्टम के लिए आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है। और जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को फ्री चाहिए होता है, फ्री सर्विस तो ऐसी होती है, NHS फ्री नहीं है भाई, कौन सी दुनिया में आप रहते हैं। जो जैसे मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था कि जो यहाँ पे लीगल इमिग्रेंट्स आए हुए होते हैं, जो वीज़ा लेकर आते हैं, वो तो यहाँ के सिटीज़न से भी ज़्यादा पैसे देकर देते हैं। यानी वो एक IHS फ़ीस देते हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, क्योंकि उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। साथ में वो जब यहाँ जॉब करते हैं तो जो नेशनल इंश्योरेंस होती है, जो उनकी इनकम सैलरी से कटती है, वो भी पे करते हैं। तो एक तरह से डबल डबल टैक्स दे रहे होते हैं, जो कि NHS को फ़ंड करता है आगे जाके। तो आप बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, ये फ्री सर्विस नहीं है, उसके बदले ही आपको सर्विस मिलनी होती है। सेकेंडली, आप देखें कि ये आपके पास चॉइस ही नहीं है, कि या तो आपको चॉइस दे दी जाए कि भाई आप प्राइवेट मेडिकल ले लें और आप IHS फ़ीस ना दें, आपको वो देनी ही देनी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे अपनी फैमिली के वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 पाउंड से भी ज़्यादा आएगी, जिसके अंदर तकरीबन पौने 8,000 पाउंड, जो कि 10 लाख से भी कितने, मेरे ख्याल में मैंने लिखा था 28 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। तो ये मुझे सिर्फ NHS को देना है, यानी ऐसी सर्विस को देना है जो मुझे सर्व ही नहीं कर रही, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 6 महीने में। सो अगेन, मेरा राइट बनता है एज अ लीगल रेजिडेंट ऑफ द UK, टैक्स पेयर ऑफ द UK, कि मेरा जो टैक्स है वो कहाँ जा रहा है और मुझे सर्विस क्यों नहीं मिल रही। मेरा बिल्कुल राइट बनता है उसको क्वेश्चन करने का। मैं पाकिस्तान में भी सर्विसेज को क्वेश्चन करता था एज ए जर्नलिस्ट, मैं यहाँ भी करूँगा। और जो लोग, जिनको बुरा लग रहा है कि भाई UK बुरा है, तो छोड़ दो भाई, आपको लगे बुरा, आपको लगता है कि आप इसके साथ रह सकते हैं बगैर बोले, रहना तो पड़ रहा है ऑब्वियसली, मजबूरी है आपकी, लेकिन आपको लगता है इस पर आवाज़ भी ना उठाएं, इसके ऊपर शोर भी ना मचाएं, तो फिर आप रहें अपनी दुनिया में। तो मैं तो बोलूँगा, मैं नहीं, सब बोल रहे हैं। अगर आप पिछला इलेक्शन अभी जो हुआ है इनका, उससे पहले के कैंपेन चेक करें, हर बंदा आके NHS के बारे में बात कर रहा है, और बहुत बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई है टोरी पार्टी को इस वजह से कि NHS का जो इतना बुरा हाल हुआ है, इनकी जो पिछले जो है 10 साल से ज़्यादा की भी गवर्नमेंट रही है उसके अंदर, खुद UK में बैठ के मज़े कर रहे हैं और दूसरों को डिस्करेज कर रहे हैं। इसका जवाब मैं वैसे शुरू में दे चुका हूँ। मैं तो दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। भाई चॉइस आपकी है। अगर आपको लग रहा है ओवरऑल पैकेज अच्छा है, पॉजिटिव है, तो बिस्मिल्लाह आ जाए भाई। जिसको लग रहा है ओवरऑल पैकेज नेगेटिव है, अगेन ये सबके लिए सेम नहीं होगा। अभी मैंने NHS वाली वीडियो बनाई है। अगर कोई बंदा 40 साल का है और वो यहाँ पे माइग्रेट हो, बहुत लोग आए हैं पाकिस्तान से मायूस होके उस एज में, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पाकिस्तान से जिंदा भाग उसका टाइटल था, कि भाई आप ऐसी एज में 35 से ऊपर जाके 40-45 में जब आप कहते हैं बस अब तो रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, उस वक्त ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक माइग्रेशन नहीं करते, क्योंकि आसान नहीं होती ज़िंदगी दोबारा से आसान स्टार्ट करना। तो इस एज में अगर लोग आएंगे तो उनकी तो हेल्थ केयर बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि आप अभी भी, मेरी एक इंजरी हुई हुई शोल्डर में, उसका इलाज चल रहा है। बाय द वे वो प्राइवेट चल रहा है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉय की तरफ से मेरी इंश्योरेंस है। सो अगर आप इस एज में आते हैं तो आपको हेल्थ केयर चाहिए। और जब यहाँ पे जो हाल है, यहाँ पे जो क्यूज़ हैं, आपको तो इलाज ही ना मिला, आप मर जाएं, तो उससे तो बेहतर है आप वापस चले जाएं। लेकिन हाँ, अगर आप 20-21 साल के, 22 साल के, अनलेस आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ओबियसली आप बीमार नहीं पड़ते, आपके चांसेस कम है कि आपकी कोई ऐसी डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोस हो जाए, जो मेरे या मेरी फैमिली के केस में हुआ। तो उनके लिए शायद इसका मतलब डिफरेंट होगा। दे माइट नॉट बॉदर कि यार NHS क्या होगा, तो 10-15 साल तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता NHS पे। लेकिन जब कोई ज़्यादा एज का बंदा आएगा तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। हो सकता है दिस कैन मेक और ब्रेक द डिसीजन, कि भाई इसी की बेस पे डिपेंड करेगा कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो मकसद ये था कि इसको हाईलाइट करना कि NHS इज़ अ बिग रेड फ्लैग,
पर एट द सेम टाइम जिन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी उन्होंने शायद नहीं मिस कर दिया होगा। मैंने वीडियो में आगे जाके शायद 15 मिनट के उसके स्लॉट के बाद मैंने ये बातें बताई हैं, कुछ टिप्स शेयर किए थे कि उसके बाद भी एनएचएस में से आप जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं उसके क्या टिप्स हैं, कैसे तरीका है, मतलब कैसे आप अपॉइंटमेंट निकलवा सकते हैं, किस तरह से प्रेशर डालना होता है, कुछ टिप्स भी मैंने शेयर किए थे। लास्टली, अगर यूके इतना बुरा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? अगेन जो शुरू में बात की थी, भाई बुरा है या अच्छा, मेरे जितने भी टोटल एक्सपीरियंसेस हैं उन पे डिपेंड करता है ना। मैं तो एक आस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है एनएचएस का, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग माइनस टू थिंक अबाउट योर रिटायरमेंट इन दिस कंट्री, क्योंकि हेल्थ केयर तो बड़ी ज़रूरी है। नहीं तो फिर जैसे मैंने वीडियो में टिप्स शेयर किए थे कि आपके पास एम्प्लॉयर से इंश्योरेंस होनी चाहिए, प्राइवेट इंश्योरेंस चाहिए, मेरे केस में तो है, बट मेरी फैमिली ऐड नहीं थी तो उनको परेशानी हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है प्राइवेट इलाज। और ये रीज़न है कि मेरी तो अभी तक बात चल रही है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे लगता है बेहतर है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लस मेरे पास अल्टरनेटिव जो है वो शायद वर्स है, मतलब वो यहाँ से बुरा है, तो इसलिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे शायद रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जो चीज़ें मायूस कर रहे हैं आप उस पर बात भी ना करें, बिल्कुल करनी चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, दुनिया के बेहतरीन मुल्क में भी बैठे हों, दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क में भी बैठे हों, तो भी जो लाइफ के आस्पेक्ट्स बेहतर नहीं है वो कैसे बेहतर हो सकते हैं उन पर बात ज़रूर करें। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो ही लोगों को समझ में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम भी है, और उसके बाद उस पर लोग मज़ीद बात करना शुरू करते हैं और फिर हल भी निकलता है। चलें, बहुत लंबी कैसेट चल गई आज, आपसे फिर किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।